ठीक है, लेसन नंबर 4 में हम आपको क्या करा रहे हैं, द मुगल एम्पायर के बारे में देख लेता है। तो फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बेटा सबसे पहले ये चीजें मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन की हुई है, बट कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने पहले भी जो चैप्टर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, इनके नोट्स अभी तक प्रिपेयर नहीं किए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो चीज़ कराई जाती है एटलीस्ट आप उसको अपना मेंशन किया करें, अपनी नोटबुक में लिख लिया करें। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से जो भी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कराई है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक वर्क अपना कंप्लीट नहीं किया है, नोट लिखे ही नहीं है। जो बच्चों ने किए हैं, जैसे कि अरविश में, तनिष्का और आरती, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपना वर्क कंप्लीट किया है, बहुत अच्छी तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। बेटा उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको थैंक्स। आप लोग दूसरे को मोटिवेट करते हो कि किस तरह से वर्क करना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने वर्क किया है और उसके लिए मेरी तरफ से थैंक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और प्लीज़ सभी बच्चे अपने अभी नोटबुक और अपने पेन को लेकर बैठे ताकि आप नोट प्रिपेयर कर सकें इस चैप्टर से। ठीक है, हमारा लेसन नंबर 4 है द मुगल एम्पायर। इसके फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर था बाबर। पिछला जो लेक्चर दिया था उसमें कई सारे बच्चों के जो मैंने मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड किया गया था, उसमें कई सारे बच्चों के इशू है कि मैम हमें जो टॉपिक है वो समझ में नहीं आया, तो इसीलिए आपको ये रिपीट कराया गया है। तो आप इसको ध्यान से, मुगल एम्पायर का फाउंडर था बाबर, जिसका रियल नेम या फुल नेम जो था, ज़ैनुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम है इसका बेटा, ज़ैनुद्दीन मोहम्मद। ठीक, ये एक मुगल एम्पायर था जिसने 1494 में, इसके पिता जो फरगाना के राजा थे उन्होंने इसे गद्दी पर बिठाया जब उनकी मृत्यु हुई। ये केवल उस समय 12 साल का था जब ये राजा था। ठीक है, बाबर का कितने साल का था जब वो गद्दी पर बैठा, वो सिर्फ उस समय 12 साल का था, 12 ईयर ओल्ड, एक छोटा सा बच्चा 12 साल का। उसकी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट उसने अपने पिता को हमेशा किस तरह देखा था, एज ए वॉरियर देखा था, फाइट करते हुए देखा था। तो हमेशा उसके अंदर अपने पिता की तरह बनने की जो जोश था, मोटिवेशन उसको अपने पिता से मिला था कि वो किस तरह से एक अच्छा रूलर बन सकता है। तो यहाँ पर बाबर के बारे में हम लिखेंगे, जिसका नाम था ज़ैनुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, और ये 12 ईयर का था, ओनली 12 ईयर ओल्ड। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा जो 12 साल का था, जिसने गद्दी पर बैठा 1494 में। ठीक है, इसने अपने पिता की सक्सेसिव दी थी 1494 में। ठीक, अब आते हैं इसके बारे में, इसने अपनी एक किताब में लिखा है जिसको हमने बाबर नाम दिया है बाबरनामा। ठीक है, इसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी दी है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में आपको डिफरेंसेस मैंने आपके 5th क्लास में बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। याद है बेटा, ऑटोबायोग्राफी वो होती है जब कोई भी पर्सन अपने बारे में जो चीज़ें लिखता है तो वो क्या कर रहा है, ऑटोबायोग्राफी लिखता है। वहीं पर कोई अदर पर्सन आपके बारे में जब लिखे तो वो क्या होगी, बायोग्राफी होगी। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी जो है बाबर ने लिखी थी, जिसको उसने नाम दिया बाबरनामा। और जो दूसरी उसने मेंशन की थी वो थी तारीख एक बाबर। ठीक है, ये 2 बार ऑटोबायोग्राफी है, पहले लिखो बाबरनामा, दूसरी लिख लो तारीख बाबरी। स्टार्टिंग से दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, भारत में मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश करने वाले कौन थे, बाबर थे, जिन्होंने अपनी एक किताब ऑटोबायोग्राफी में अपने जीवन के बारे में लिखा, जिसमें उसने बताया कि जब वो सिर्फ 12 साल का था तब वो गद्दी पर बैठा था। ये सबने अपने पिता की गद्दी कब संभाली, जब वो 12 साल का था। अपने
मेंशन करके आप बेटा रफ कर दो इसको, इसके लाइफ के बारे में मुझे और बताइए। आप नोट्स बनाने के लिए अपने हाईलाइट भी यूज कर सकते हैं, अपनी बुक में भी इसको हाईलाइट करके अच्छे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आपकी बुक में भी मेंशन होती है, मोस्टली होती है, बस उनको आप मेंशन करके अपनी बुक से आप क्या करेंगे, उसको हाईलाइट करके फिर अपनी नोटबुक में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं बाबर नाम के बाद। यहाँ पर आपको बताया बाबर भारत में किस तरह से आया था। भाई हमें बताया है कि उस समय में प्रीवियस टाइम में हमने बहुत लोधी वंश के बारे में भी जाना, हमने जो है गौरी के बारे में भी जाना। ये सारे के सारे जितने भी इन्वेंटर्स जो बाहर से भारत में आए वो सभी का मेन मोटिव क्या था, यहाँ की वेल्थ को पाना। तो अब यहाँ की वेल्थ की वजह भारत में आने का रीजन क्या था, उसकी संपत्ति थी। ठीक है, यहाँ की वेल्थ थी जो इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। ठीक, तो बाबर जो थे उसने अपनी गद्दी पर बैठने के कुछ साल बाद काबुल जो उस समय बहुत ही मेन मोटिव क्या थी, एक वेल्दी प्लेस थी। सबसे पहले इसने किसको कैप्चर किया, काबुल में किया, जो कि बहुत ही ज्यादा वेल्थ प्लेस थी उस समय में। 854 सेंचुरी में इसने वहां पर कैप्चर किया। ठीक है, उस पर अपना कंट्रोल किया।
बाबर ने पानीपत और दिल्ली पर अपनी सल्तनत स्टैब्लिश की, मीन्स अपना रूल स्टैब्लिश किया। इस युद्ध के साथ उसने कहाँ पर अपनी करना स्टार्ट किया? दिल्ली पर मुगल वंश की स्टैब्लिशमेंट कर दी थी। मीन्स मुगल वंश का स्टैब्लिशमेंट इस युद्ध के साथ ही स्टार्ट हो चुका था, जो कि कब लड़ा गया था? इन 1526। कब लड़ा गया है ये? 1526 में। इस युद्ध में जो मेन सबसे ज्यादा पॉपुलर चीज गेन की थी वो थी यहाँ का गन पाउडर। ठीक है, इस युद्ध में लोगों ने एक नई चीज को जो है देखा था, वो क्या था? यहाँ पे गन पाउडर। ठीक है, स्टैब्लिश हो गया था इसमें। अब बाबर के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका रियल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। जलालुद्दीन मोहम्मद ये जो है 12 साल का था जब ये गद्दी पर बैठा 1429 में। ठीक है, 1494 में ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, जो कि फरगाना की गद्दी पर बैठा। इसके पिता कहाँ के रूलर थे? फरगाना के। बाबर ने कैप्चर किया किसको? 1544 में किस पर? काबुल पर, जो कि अपनी वेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसका पूरा जो एक्सट्रैक्शन है वो कहाँ पर था? इंडिया की तरफ भी इसका आकर्षण बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यहाँ की वेल्थ के चक्कर में, यहाँ की वेल्थ जो थी, यहाँ पे संपत्ति बहुत ज्यादा थी, खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा थी, जिसको देखकर ये चाहता था कि ये एरिया भी इसके अंडर में आ जाए। इसका ये सपना 1524 में तब पूरा होने वाला था जब दौलत खान ने लोधी, इब्राहिम लोधी को जो है डिफीटेड करने के लिए, इसको यहाँ पे आक्रमण करने के लिए पंजाब में बुलाया। पंजाब के गवर्नर कौन थे? दौलत खान लोधी, जो कि इसका कजन ब्रदर भी था और यहाँ का इसको सरदाना भी बनाया गया था। इब्राहिम बाबर लोधी को जो है, बाबर को यहाँ पर दौलत खान लोधी ने बुलाया। इसने यहाँ पर 1526 में एक युद्ध लड़ा गया, किसके बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इस युद्ध में घमासान युद्ध हुआ, ये बहुत ज्यादा बहुत बड़े भयानक तरीके से युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की जो है डेथ हुई, ये डिफीटेड हुआ। और 1526 में बाबर ने कहाँ पर? अपना साम्राज्य दिल्ली सल्तनत पर, दिल्ली जो सल्तनत थी लोधी वंश का अंत करके इसने मुगल एम्पायर की स्टैब्लिशमेंट की। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो है बाबर के बारे में एक्सप्लेनेशन यहीं पर फिनिश होता है। बेटा सभी इसको प्रॉपर वे में अपने नोटबुक में लिखें प्लीज। इसकी 2 ऑटोबायोग्राफी थी, कौन कौन सी थी? अगर रिमेंबर हो तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अभी बताइए 2 जो थी वो थी इसकी ऑटोबायोग्राफी, तो कौन कौन सी थी? देखो बेटा अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि पूरे क्लास में बस एक ही बच्ची पढ़ रही है, अर्निश, क्योंकि वो मुझे तुरंत आंसर है ना एक्सप्लेन करके बता रही है। क्योंकि मैडम हाँ, जितने हमने पीछे प्रीवियस उसमें पूछे हैं उन सबके आंसर अर्निश ने दिए थे। रीजन क्या है? आप लोग एक्टिव नहीं रहते, आप सब भी प्रॉपर वीडियो देखते हो, लेक्चर सुनते हो, उसके बाद आप जवाब नहीं देते हैं। फटाफट आंसर दीजिए सभी के लिए। यस, इट विल बी बाबरनामा एंड एक और ऑटोबायोग्राफी थी बेटा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। जल्दी से बताइए, एक तो बाबरनामा थी, ये क्या थी? ताजुके हिंद। दूसरी क्या थी हमारी? ताजुके हिंद। अब हम बात कर रहे हैं हुमायूं की। बाबर की मृत्यु के बाद बाबर ने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मीन्स ये कहा जाता है कि जब तक वो अपने जीवन काल में जिंदा रहा, मीन्स 1530 तक जब उसकी लाइफ रही, तब तक वो सिर्फ फाइट के द्वारा मीन्स लड़ता ही रहा। अपने जीवन के कुछ भी साल उसने सत्ता पर बैठकर आराम से अपना जीवन व्यतीत नहीं किया। पूरे उम्र को क्या करता रहा? सिर्फ फाइट ही करता रहा। अब बात करते हैं उसके बेटे हुमायूं के बारे में। हुमायूं का रियल नेम जो था नसरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था इसका रियल? नसरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद जब गद्दी पर
जैसे ही वो गद्दी पर बैठा तो उसको सबसे बड़ी जो समस्या झेलनी पड़ी वो अफगानियों के द्वारा थी। अफगान के जो रूलर थे, जो शेरशाह सूरी और बहादुर शाह ने उस समय पूरी जो इंडिया पर भी बार बार जो है ये ऑस्ट्राइज करते थे, क्या करते थे, एक जगह पर कब्जा कर लिया करते थे, कैप्चर किया करते थे बार बार, ठीक है। इस पर आक्रमण करके इसने इसकी जो जितनी भी सत्ताएं थी, जो इसके पिता इसके बाबर जो है बहुत बड़ी वेस्ट इंडिया एम्पायर जो है अपने बेटे हुमायूं के ऊपर छोड़कर गया था। जब मरा था तो बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़े एरिया पर उसका शासन किया जाता है। ये सारी संपत्ति जो थी वो किसके अंडर थी, हुमायूं के अंडर थी। बट इस समय बहुत सारे ऐसे रूलर्स भी थे जो बढ़ चढ़कर उन एरियाओं पर अपना अधिकार जमाने लगे थे, जिसमें कौन था, शेरशाह सूरी और बहादुर शाह थे, ठीक है। इसमें शेरशाह को बाद में जो है बहादुर शाह को उसने डिफीटेड किया, बट शेरशाह सूरी ने कभी भी हार नहीं मानी। और फिर एक बैटल हुई जो कि कहां पर हुई, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा हुई जो कि कहां पर हुई, कन्नौज में हुई। कौन सी ईयर में, 1539 में। और कब तक चली है, 1540 तक, जिसमें हुमायूं बहुत बुरी तरह से हारा और उसके बाद यहाँ छोड़कर ये भारत छोड़कर दोबारा से अपने देश फरगाना चला गया। अपने पिता के जो देश था फरगाना, वहां पर दोबारा वहीं पर जाकर रहने लगा। इस बीच में जो है हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने भारत पर जो है एक साल कई सालों तक, अराउंड 55 तक, इन ईयर ऑफ 1540 तक, 1540 से लेकर 1545 तक शेरशाह सूरी ने रूल किया। किसने रूल किया, शेरशाह सूरी ने। बट उसके बाद उसके जितने भी सक्सेसर आए, जो उसके बच्चे आए, वो सारे के सारे जो है अच्छे रूलर नहीं रहे, जिसके बाद दोबारा से इसने हुमायूं ने 1555 में रिकैप्चर किया, कहां पर, दिल्ली पर, दोबारा से दिल्ली सल्तनत पर अपना सत्ता जमा लिया। एंड आउट, और दोबारा से उसने दोबारा तरीके से किसको एस्टैब्लिश किया, मुगल सल्तनत को एस्टैब्लिश किया। अभी हमने क्या करा भाई, हुमायूं जो था वो बाबर का बेटा था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में हुमायूं को गद्दी पर बैठा। अपनी हुमायूं का रियल नेम नसरुद्दीन मोहम्मद था, जो कि अपनी गद्दी पर बैठती थी, अपने पिता की गद्दी पर बैठती है। इसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। इससे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो अफगानियों पर बार बार आक्रमण करना था, जिसमें शेरशाह सूरी और बहादुर शाह जो थे मेन रूलर्स थे, जो इस पे बार बार अटैक कर रहे थे। इसने बैटल लड़ी, जिसमें बैटल ऑफ चौसा में उसने पहले तो मीन 1538 में बहादुर शाह को डिफीटेड किया। बट बैटल ऑफ चौसा में कन्नौज में जो 1539 से लेकर 1540 तक चली, इसमें एक साल के उसमें क्या हुआ, बहादुर शाह से शेरशाह सूरी से हुमायूं डिफीटेड हुआ, हार गया। इसके बाद इसने शेरशाह सूरी ने सूरी वंश का एस्टैब्लिशमेंट की, जो कि 1540 से लेकर 1545 तक एस्टैब्लिश की गई थी। 1545 में जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसकी जो वीक सक्सेसर थी वो गद्दी पर बैठी। बट वो कमजोर शासक होने के कारण जितनी भी साम्राज्य उनके अंडर थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। उसके बाद 1555 में हुमायूं ने दोबारा से कन्नौज में बैटल लड़ी और रिकैप्चर किया दिल्ली को और आगरा को, दोबारा से रिकैप्चर करके दोबारा से अपने वंश मीन मुगल एम्पायर को रिस्टैब्लिश किया, ठीक है।
इसकी डेथ जो है एक्सीडेंटली बेस पर हुई थी। हुमायूं died in 1556 CE due to the injury. Caged when he fell down the stairs of his library. हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? वो अपनी लाइब्रेरी से जीने में से गिरते हुए उसकी मौत हो गई। ठीक है, सीरियस इंजरीज उसको हुई जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इसी के साथ आपका हुमायूं का जो ये टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट आपके टॉपिक में हम आपको एक बहुत ही महान रूलर्स के बारे में बताएंगे जो मुगल सल्तनत में नहीं पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा जाना जाता था। इसके आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखे होंगे, मूवीज भी देखी हैं, तो वो कौन है रूलर आप समझ ही गए होंगे। हमने कौन से मुगल रूलर की जो है स्टोरी और मूवीज देखी है, सीरीज देखी है ना आपने, बहुत सारे सीरियल्स आते थे इसके नाम पे और बहुत सारी आपने जो है मूवीज भी देखी होंगी। एक मूवी तो बहुत फेमस थी जोधा और अकबर, तो वो किसके बारे में थी? अकबर रूलर के बारे में। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में आपको किसके बारे में बताएंगे? अकबर के बारे में। ठीक है बेटा, आप सभी क्या करेंगे? इसको मेंशन कर देंगे सभी बच्चे क्या करेंगे? ये सारे नोट्स अपने है ना नोटबुक में मेंशन करें। कोई भी आपकी बात भाई देखो दोबारा से ये मत कहना कि मैडम हमारा नहीं था, सबके सभी से प्रॉपर वे में करें, नोट्स क्लियर कर दें। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।